नमस्कार मित्रों, आप सब लोगों का हमारे फेसबुक पेज पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जो साथी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आप सबको पूर्व विदित है कि आज 8 बजे हम लोग लाइव आएंगे, वो भी किसान नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष रामकृष्ण भाकर जी के साथ में। और इस समय हम लोग इनके निवास स्थान पर मौजूद भी हैं। तो जो भी साथी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसके बाद हम लोग मुद्दे की बात पर विचार विमर्श करते हैं। मेरी आवाज आप तक सही आ रही है? कृपया करके कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार कमेंट करें। फेसबुक पेज पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जो साथी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, एक बार ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं कि आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव जुड़ने के लिए। किसान नेता और पूर्व जिला, और मेरे साथ जो आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं वो पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा और पूर्व जिला रामकृष्ण जी भाकर थे। एक बार इसको बंद कर दो। हाँ ठीक ठीक, नेटवर्क इशू आ जाएगा नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। जो साथी मुझे अभी लाइव नहीं देख रहे, हो सकता है वो कल लाइव देखे, परसों लाइव देखे, जब भी इनके सामने ये वीडियो आए तो लाइव देखे। सबसे पहले भाकर जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार, धन्यवाद जी। रात का 8 बजे का समय इसलिए चुना क्योंकि भाकर जी पूरे दिन बिजी रहते हैं, बिजी शेड्यूल है। जन आक्रोश यात्रा चल रही है बीजेपी की, इधर भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की तरफ से चल रही है, राहुल गांधी कैंपेन अच्छे से कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर यात्रा चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि दिन में हम भी बिजी रहते हैं, भाकर साहब भी बिजी थे। तो सोचा थोड़ा समय इस तरीके से निकालें ताकि आम जनता के सामने हम लोग लाइव जाकर के बातचीत कर सकें। तो राम राम जी, जो साथी बोल रहे हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। राजीव राम राम जी, गांव फेपाना से आपको देख रहे हो, आपको भी राम राम बोल रहे हैं। हाँ, राम राम साहब, जी जी। जो भी साथी लाइव जुड़े हैं, आप रामकृष्ण जी भाकर से संवाद करने के लिए लाइव जाकर के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। यात्रा किस तरीके की रही? अचानक 20 तारीख का जो प्रोग्राम है वो कैसे पोस्टपोन कर दिया गया? ये बहुत सारे से सवाल है और विधानसभा क्षेत्र से संबंधित जो हम लोग पूछेंगे बार बार। एक बार बोल, क्या बोल रहा है भाई? उठा ले। पूछेंगे बार बार कि दरअसल क्या कारण रहे जिनकी वजह से पोस्टपोन करना पड़ा। भाकर साहब, सबसे पहले तो जनता की ये सवाल है कि कल 20 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था, और उससे पहले मैं मेरी तरफ से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी जन आक्रोश जो यात्रा है वो कैसी रही, कहाँ से शुरुआत हुई, किस आधार पर इसकी शुरुआत की गई? साथियों, पूरे राजस्थान के अंदर जन आक्रोश यात्रा 4 दिसंबर से 14 दिसंबर तक निकाली गई। जी जी। और इसी दरमियान नौर में भी ये कार्यक्रम है पल्लू से प्रारंभ हुआ। जी जी। और कुल 6 मंडल हैं पूरी विधानसभा में, सभी मंडलों में और सभी और विभिन्न मुद्दों पर लोगों से संवाद किया गया। जी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जन आक्रोश। जनता में राजस्थान सरकार के प्रति गुस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र 2018 में कांग्रेस ने यह वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो प्रत्येक किसान का 2 लाख तक का नेशनल बैंक का ऋण है वो माफ कर देंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि 3 लाख नौकरी प्रत्येक वर्ष हम देंगे। तो 4 साल बीत गए, 12 लाख नौकरी देनी थी, जबकि 80,000 ही नौकरी आज तक दी गई है। शेष नौकरियां कोर्ट में अटकी पड़ी हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। तीसरा, इन्होंने कहा था कि जब तक नौकरी नहीं देंगे तब तक 3500 रुपए प्रति माह प्रत्येक बेरोजगार लड़के और लड़की को देंगे। वो वादा भी इन्होंने नहीं निभाया। उन्होंने कहा बिजली का हम कोई 5 साल में रेट नहीं बढ़ाएंगे, जबकि 4 साल में ही इन्होंने 9 बार बिजली का रेट बढ़ा दिया। और जो स्थायी शुल्क था वो 4 गुना कर दिया। बिजली आपूर्ति निर्बाध नहीं है, लग रहे हैं, लोग परेशान हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो इसलिए कांग्रेस का 1 साल बचा है, तो इसलिए आप 2023 में आप कांग्रेस को विदा कीजिए, राजस्थान भाजपा की सरकार लाइए, 24 में मोदी की सरकार लाइए। इन मुद्दों के साथ हम जनता के बीच गए थे। जी जी। सुशील सारस्वत भी राम राम बोल रहे हैं, सुमित कुमार भी राम राम बोल रहे हैं। सभी को नमस्कार भाइयों, नमस्कार। जो भी साथी इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, कृपया करके ज्यादा से ज्यादा एक बार वीडियो को शेयर करें। भाकर साहब, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि जनता में आक्रोश है इस बात को लेकर के कि दरअसल बेरोजगार लोगों की जो आंकड़े हैं वो काफी बड़े हैं, और क्राइम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है तो बड़ी उम्मीद लगा करके बैठे थे कि इस बार क्राइम थोड़ा कम होगा।
लेकिन ग्राफ नीचे आने के बजाय बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं पूरे भारत की अगर सर्वे की जाए, 28 राज्यों की सर्वे की जाए, केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वे की जाए, तो उसमें सबसे टॉप ऑफ प्लेस पे राजस्थान का नाम आता है। उससे पहले चाहे वो बीजेपी की सरकार भी क्यों ना हो या फिर कांग्रेसी भी क्यों ना हो, क्योंकि रिपीट का ये हमेशा के लिए एक इस तरीके का राजस्थान का सिस्टम रहा है। तो क्या नहीं लगता कि राजस्थान में पुनः बदलाव की आवश्यकता है, या फिर एक बार फिर से गहलोत सरकार को मौका देना चाहिए? नहीं साहब, कोई एक इशू नहीं है जी जी जिसपे कांग्रेस से दोबारा जनता से वोट मांग रहे। जी। जैसे आपने बात की अभी रोजगार की, हम्म। मैं ये कहना चाहता हूं कि गुजरात के अंदर बेरोजगारी दर है वो मात्र 6% है, जी जी जी। और राजस्थान में बेरोजगारी दर है वो 32% है। दर्शक जरा ध्यान से सुनने के बाद दोबारा दोबारा बताएं दर्शकों को, जो लाइव साथी सुन रहे हैं एक बार दोबारा सुने। बेरोजगारों की दर कितनी है राजस्थान में और गुजरात में कितनी है? गुजरात में 6% है मात्र बेरोजगारी दर, जी जी और राजस्थान के अंदर है 32 पॉइंट समथिंग है, जी जी जो कि गुजरात से 7 गुना ज्यादा है। जी 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 जी। तो ये है गुजरात मॉडल, यानी कि इस बाकर साहब के जवाब से ये पता चल रहा है कि बीजेपी ने गुजरात को गढ़ क्यों माना है और गुजरात पर कब्जा क्यों है पिछले 27 सालों से। ये मायने बड़े अच्छे हैं, आंकड़े बड़े अच्छे हैं और फिगर्स बड़े अच्छे हैं कि 6% और कहाँ 32% का आंकड़ा, बड़ा फासला बहुत लंबा है। तो कहीं ना कहीं ये भी इफेक्ट माना जा सकता है। और बेरोजगारों के साथ साथ अगर मैं क्राइम की बात करूं, तो आप पहले एक अधिवक्ता भी रहे हैं और अच्छी वकालत भी आपने की है, तो आपकी जिंदगी में ऐसे होते हैं फिर अभी कुछ 5-10? देखो साथियों, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जो पूरे हिंदुस्तान में अपराध होते हैं जी जी उनका एक नेशनल लेवल पे एनसीआर बना हुआ है, नेशनल क्राइम रजिस्टर। जी जी तो आप आंकड़ों में जाके देखिए, राजस्थान क्राइम में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 2 पे चल रहा है। जी जी। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, हम्म। कोई किसान के साथ अत्याचार है, बेरोजगारों के साथ अत्याचार है। जी जी, तो एनसीआर के अकॉर्डिंग मतलब? हाँ, एनसीआर वो तो आपके रिकॉर्डेड आंकड़े हैं, कोई जी झूठ बोल नहीं सकते उनको। जी जी जी। बीजेपी को पहले 5 साल दिए। पानी की अगर समस्याओं की अगर बात करें तो नोर का जो एक एकमात्र ऐसा इलाका है जो पूर्णतः बागड़ बेल्ट हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं हाल ही के अंदर राजस्थान सरकार ने घोषणा की है। जैसे ये जो आप गांव खुइयां की बात करोगे, पहले आंदोलन हुआ था, सत्ताधारी लोग वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हैं वो टंकी पे बैठ के खूब आवाजें लगा रहे थे। जैसे ही इनकी घोषणा हुई तो अचानक एक खुशी का माहौल सा हुआ, लेकिन पानी तो पीने के लिए भी नहीं। क्या ये आपको नहीं नहीं, लगता? किस चीज की घोषणा हुई? जी, आपको अच्छे से पता है कि आप एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं इसमें। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो आप। जी जी दो तरीके की भूमि है। जी जी एक तो कागजों में कमांड भूमि है, जी जी। जहाँ पानी नहीं है। पानी नहीं है। जैसे बागड़ा क्षेत्र है, आपके फेपण है, जी ये आपके रामगढ़ है, जी जी। आपके बादरानोर के बीच की बेल्ट है, हम्म ये बागड़ा से सिंचित होती है। हम्म तो बागड़ा में पहले पानी आता था हमारे टाइम में हम्म 1 महीने में 2 बार, हम्म। फिर पानी आने लग गया 21 दिन से। जी जी अब पानी आ रहा है 43 दिन से, जी। वो भी बीच बीच में बंद हो जाता है, बीच बीच में। नील हो जाता है। जी जी। तो कई काश्तकारों को तो 6-6 महीने तक बारिश नहीं आती। अब जिनके 50 किला भूमि कमांड दर्ज है, उसकी बुआई मात्र 4 या 5 बीघा हुई है। तो काश्तकार कैसे अपना काम चलाएगा, ये सोचने वाला विषय है। जी जी बिल्कुल। दूसरी भूमि ये है जो कि नौर और बाजरा के दक्षिण साइड में, जिनको बिरानी गांव बोलते हैं। ये 34 गांव बिरानी है। तो अब जो सत्ताधारी दल है वो जी। गोरखाना गांव में टंकी पे चढ़े थे, कामरेडों ने समर्थन किया था, जी काफी हु हल्ला किया था जी जी। कि हमारी सरकार आ गई तो हम इन गांवों को नहरी करेंगे। 3-4 महीने पहले ये झूठी घोषणा कर दी कि साहब मुख्यमंत्री ने इन गांवों को नहरी कर दी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बजट 2022 का पूर्व बजट है 4 अप्रैल का, वो आप देखिए, उसमें बिंदु संख्या 38 है। उसमें मात्र ये कहा गया है कि पानी उपलब्ध होने पर, भूमि की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आने पर प्राथमिकता से इनको प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जाएगा, और इस हेतु 100 करोड़ का प्रावधान, ये शब्द है उसमें। अच्छा अच्छा। उसमें कहीं कहीं नहीं लिखा है कौन से प्रोजेक्ट पानी मिलेगा, कितना मिलेगा, कितनी भूमि सिंचित होगी। सब लोगों को ये झूठे आंकड़े दे रहे हैं। और बाजरा नौर के दोनों एमएलए साहब गाँव गए, इन्होंने चांदी के ताज पहने, साल ओढ़े, लोगों से स्वागत कराए, जबकि पानी के नाम पर आज ये गांव में बिल्कुल पूर्णतः बयानी है। और ये जो आंकड़े दे रहे हैं वो बिल्कुल कोरे झूठे आंकड़े हैं। ये आप दर्शक जो बात सुन रहे हैं, एक बार ध्यान से जरा सुनिए कि वास्तविकता में लॉलीपॉप क्या चीज होती है, टोपी उड़ाना क्या चीज होती है। वास्तव में राजस्थान सरकार, कोई सरकार का जनप्रतिनिधि इस बिंदु पे चर्चा करना चाहता है
आप लोग तैयार हैं? मैं अभी तैयार हूँ और कभी आ जाओ आप, मैं तैयार हूँ। आंकड़ों सहित आ जाओ कि कितना पानी दिया, कितनी भूमि की दिया, कौन से प्रोजेक्ट से दिए, जी जी जी। बता दो आप। और उसमें जो शब्द लिखे हैं वो एक बार और बता दो, क्योंकि कांग्रेस के नुमाइंदे बड़े भारी मात्रा में मेरी बात सुन रहे हैं, हो सकता है कल तक वो सुने भी। आप सुनो, मुख्यमंत्री के पूरक बजट का बिंदु संख्या 38 पढ़िए। बिंदु संख्या 38 पड़ी है अभी, पूर्व बजट का बिंदु संख्या 38 पड़ी है। किसी के मन में वहम हो कि 34 गांवों की असिंचित क्षेत्रों को सिंचित में मान लिया गया है, 100 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान राजस्थान सरकार के सीएम गहलोत ने ऑलरेडी घोषणा कर दी है, तो हो सकता है वो अधूरा ही रह जाए। बागर साहब का कहना है, और बागर साहब का नहीं कहना है, इनके बिंदुओं का कहना है। नहीं, घोषणा नहीं है साहब, वो शब्दों का जाल है। जी घोषणा वो होती है कि इंदिरा गांधी नहर से, भाखड़ा से या सिद्धमुख से पानी मिलेगा। जी। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम होता है, हम्म। कितना किसी को पानी मिला है वो हम्म। और उसके बाद में कितनी भूमि कमांड हुई है, उसमें कुछ हम्म। भी नहीं है। जी जी। उसमें लिखा फिजिबिलिटी आने पर। फिजिबिलिटी वो भी फिगर आने पर, उसके हाँ, बाद मतलब भूमि सिंचाई योग्य है या नहीं है, वो आने पर ही हम व्यवस्था करें, प्राथमिकता से हाथ में लेंगे। जी। इस हेतु 100 करोड़ का बजट का प्रावधान। जो पानी नहीं है तो 100 करोड़ कहां से लगेंगे? सब सब झूठ बोल रहे हैं। इस बात से लोग विज्ञ है, आप नहीं मानते इस बात को कि बीजेपी आक्रोश रैली के दौरान ये बात बता पाई है? नहीं, बिल्कुल हमने बताया लोगों को, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपके माध्यम से भी हमने कहा था, गांव में भी लोग गए थे, लोग समझते हैं। जी। लेकिन ये बार बार झूठ फैला रहे हैं ना, कि हमने करा दिया, हमने करा दिया, हमने करा दिया। आपने करवा दिया था, करो ना शिलान्यास। शिलान्यास नहीं होगा। क्या है, पानी नहीं है, शिलान्यास क्या करो? पत्र पहले लगा दो आप। जी जी जी। पानी देखो, कोई प्रोजेक्ट होता है, जी डीपीआर बनती है, डीपीआर इन्होंने बनाई है, डीपीआर हमने बनवाई थी 2007 में, जी जी वही डीपीआर इन्होंने रिपीट की है। जी। डीपीआर में ये होता है कि भूमि के लिए मैं इतना पानी चाहिए, इतना पानी चाहिए, वो डीपीआर हुई है। डीपीआर के आधार पर पानी स्वीकृत नहीं हुआ, कोई प्रोजेक्ट में इसको नहीं डाला गया, सब झूठी बात है। ये सिर्फ पीछे जो ये टंकी चढ़ते थे, वो आज कहाँ गए? क्यों नहीं बैठते टंकी? आज बार जोड़ो यात्रा में बैठे हैं वहाँ पे। नहीं, भारत तो जुड़ा हुआ है, आप कांग्रेस जोड़ो ना। नहीं, आप इस बात से इफ्तिखार रखते हैं कि बार जोड़ो यात्रा से कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है? नहीं, कुछ नहीं पड़ने वाला। वो राजस्थान में आया, कल उल्टा बोला वो। जब से भारतीय अरुणाचल बॉर्डर पे भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ा, उनकी पिटाई की, अभी वीडियो आ रहे हैं, आप देख रहे हो। वहां सिख जाट रेजिमेंट ने उनकी ठुकाई की, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और रक्षा मंत्री ने बयान दिए पार्लियामेंट में, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों से पिट रहे थे। ये जहां जाता है उल्टा बोलता है। और ये पीछे मंदिर में गया, ये भगवान धोती पहन के लेट गया, प्रणाम कर रहा था। और सुप्रीम कोर्ट में कहा राम का अस्तित्व ही नहीं है। ये क्या क्या माने इसकी? ये तो नहीं जाता। अच्छा है, पार्टी कांग्रेस से भला है इसका, जाएगा तो और डुबो देगा कांग्रेस को। 450 से 45 ले आया ये। कुछ नौर के नेताओं की भी सेल्फी आ रही है 2 दिन से पहले। नहीं नहीं, वो तो बेचारे क्या करें, वो तो पार्टी का सुप्रीम है वो। जी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही है, जी जी। वो कहीं नहीं जानता, उत्तर भारत को नहीं जानता। नेताजी, आपसे मैं अगला सवाल जो करना चाहूंगा, जनता के जहन में ये सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है, हो सकता है इस सवाल को सुन करके वर्तमान सत्ताधारियों के मन में कुछ ऐसा है कि नहीं, मांगीलाल निष्पक्षता की बात नहीं करना, लेकिन वास्तविकता बात यह है कि वही मांगीलाल है जो 5 साल पहले आपके पक्ष की बात करता था, जो आप सत्ताधारी पार्टी में नहीं थे। लेकिन ये लाजिमी सवाल बनता है कि सिंचाई थाना खोल दिया गया है विधायक द्वारा, एक भी कोई चालान पेश हुआ है अभी तक? मेरी बात सुना आप, जब पानी नहीं है तो थाना क्या करेगा? और पहले थाने के पास तो और काम थे ना जी। तो सिंचाई चोरी के नाम पे काश्तकारों में लूट कम होती थी, क्यों? और कीमबंदी मिलती थी। ये बेचारे बिल्कुल भूखे बैठे हैं और काम ही नहीं, यही काम है। जब अपना स्वीकृत पानी लगा लिया, उसको जाकर थाने चल। जब पानी नहीं है तो क्या क्या करोगे थाने का आप? ये तो सब ड्रम में पानी लेके आओ ना आप। पानी लेके आओ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही कर दो, आप खाड़े बना दो, आप बारियां बांध दो, चोरी बंद हो जाएगी अपना आप। चोरी चोरी तो आप खुद करा रहे हो। आपका यहाँ का जो विधायक जी है, वो 2 साल में तंबू में बैठ के पानी लेने तंबू बैठते हैं लोग। एमएलए है, आज प्रत्येक एमएलए को मंत्री पावर है कि सरकार अल्पमत में मुख्यमंत्री को भले मेल कर रहे हैं एमएलए, और उस स्थिति में आप पानी नहीं ले रहे हो और तंबू में बैठ रहे हो, तो ये तो दुर्भाग्य है जनता का। ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे हैं नहीं। ये तो सब कहा जा रहा है कि नौर के अंदर तो 2 एमएलए हैं, बाप और बेटे की अच्छी सरकार है, तो कहीं ना कहीं ये तो दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं करी, बल्कि क्या नौर की जनता इस चीज को स्वीकार करेगी? नहीं, आप बात सुनो, ये मीडिया पे डालने से कोई काम धरातल पे नहीं आता। जी। आप ये बता दो कि हमने क्या काम किया। जी। आप ये आपका
ब्याह सत्याकांड, पवन ब्याह सत्याकांड हुआ था। बीजेपी के कार्यकाल में हुआ था जब मटोरिया जी थे विधायक। बिल्कुल कोई कार्य का कोई हो, जी। मर्डर हुआ था, सही है, जी जी वो ट्रेस नहीं कर पाए, ये हम मानते हैं। जी लेकिन आप ये बताओ, जब इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आ गई तो सीबीआई से जांच करा देंगे और ये कर देंगे, उसको ट्रेस कर देंगे, 10 दिन में पकड़ा देंगे, कहाँ है वो? सीबीआई जांच नहीं हुई। कहाँ है बताओ ना। नोर में चोरियां हो रही है, एक ही ट्रेस नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार और सारे निके में अफसर आ रहे हैं जो काम जानते नहीं है, बिना काम पैसे लेना चाहते हैं। आप बताओ ना क्या है? आप पोस्टिंग करा रहे हो, जाति आधार पोस्टिंग करा रहे हो, ये कोई न्याय की बात थोड़ी है? कोई क्या है ये? राजू व्यवस्था ये है? बहुत बड़ा विषय बोल दिया बागर साहब। जितने भी साथी मेरी इस बात को सुन रहे हैं कि पोस्टेड जो अधिकारी है, जो वर्तमान बड़ी पोस्टों पे जो अधिकारी है, जातिवाद के आधार पर है, ऐसा क्यों? नहीं, ये संकीर्ण मानसिकता होती है। कोई एक जाति से एमएलए नहीं बनता। जी ये सब ये फालतू बातें होती है। जब छोटी मोटी हमारी कभी पावर रही तो हमने पोस्टिंग ट्रांसफर में कोशिश की होगी। आप हमारे कार्यकाल देख लो, 2003 से 8 लेकर प्रत्येक जाति को प्रतिनिधित्व दिया यहाँ अधिकारीगण में। नाई हमारे आए, सुथार हमारे आए, ब्राह्मण हमारे आए, जाट हमारे आए, मुसलमान हमारे आए, सब जाति को ले गए, ऐसे लोग हम ले गए। क्या योग्यता सम होती है? जी जी आज क्या है? अब मान लो आप ये जाति विशेष के ले भी आए तो उस जाति क्या भला कर दिया आपने? ये तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हो कि जी हमने जाटों को हटा दिया, वो हटा दिया। क्या हटा दिया? जी आप बताओ ना। आप एक एसडीएम जाट आया क्या? एक तहसीलदार जाट आया क्या? एक सीआई जाट आया क्या? क्या है ये? जी जी ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, जात दो योग्य आदमी हो, चाहे ब्राह्मण और से जाट हो, आप एक नजर से देखो। आप जनता के साथ मैंने जाट को नहीं लगाया, गैर जाट को लगा दिया, हम कहते हैं वो लगा दिया। ये इससे विकास होता है क्या? आप विकास देखो, योग्य अफसर देखो आप। जी जी आप ऐसे ऐसे अफसर, भ्रष्ट अफसर लगा रखे हैं, और जनता रोती घूम रही है, कोई साइन नहीं कर रहे। जी जी ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, जाति से नहीं है, सब जाति समान होती है राजनीति। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बीजेपी करती है जातिवाद की राजनीति, हम नहीं करते। धर्मवाद की राजनीति बीजेपी करती है। कहाँ करती है बताओ ना? धर्म संकट में आ जाएगा इनका नहीं, कहना। अब मोदी, चुनाव आने वाले अब मोदी विकास कर रहा है तो मालिक किसी को सिलेंडर दिए हैं तो जाति पूछिए क्या? किसी को मकान दिए जाति पूछिए क्या? किसी शौचालय दिए जाति पूछिए क्या? 80 करोड़ जनता को कोविड में अनाज उपलब्ध कराया, जाति पूछिए क्या? कहाँ जाति पूछिए बताओ? अब यूपी में जाए देखो आप, सब अल्पसंख्यक समाज है, उनको खूब मकान मिले हैं, सुविधा मिली है, सब बीजेपी के गीत गा रहे हैं। तो विकास करेंगे तो लोग जुड़ेंगे भैया। जी जी एक यूजर बोल रहा है कि राजा सर हत्याकांड भी हुआ था, उस समय भी बीजेपी की सरकार थी। नहीं, बीजेपी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी भैया। थोड़ी याद कर लो, याद कर लो, जी जी याद करो आप। उस टाइम बीजेपी सरकार चली गई। जी 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 2014 में पेट्रोल डीजल का क्या रेट था और आज क्या रेट है, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, कमेंट्स के माध्यम से जो साथी मेरे कमेंट को दे रहे हैं उनको जवाब दे। मैं बताता हूँ। जी जी कांग्रेस दो मुद्दे कह रही है, जी एक महंगाई का और एक बेरोजगारी का। जी जी बेरोजगारी का मैंने आपको जवाब दे दिया, इनिशियल मेरे स्टेटमेंट में आ गया। जी जी क्या अंतर है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बताता हूँ डीजल पेट्रोल का। जी जी नोर के अंदर 111 रुपए 3 पैसे पेट्रोल है। जी जी आप ध्यान से सुनिए, जो साथी कमेंट कर रहे हैं एक बार जरा ध्यान से सुनिए। बड़े फिगर, बड़े अच्छे आंकड़े के साथ भागर साहब आज बैठे जारी करेंगे। महंगाई का जुमर कौन है? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जी जी आप सुनो। आप 111 रुपए पेट्रोल है, पेट्रोल मूल कीमत है 30 रुपए, जी जी और राजस्थान केंद्र सरकार का टैक्स है 27 रुपए, जी जी एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं उसको, एक्साइज ड्यूटी 27 ठीक है? जी जी और राजस्थान सरकार का जीएसटी कितना है पता है आपको? 45 रुपए। जी जी यानी कि 45 रुपए राजस्थान की सरकार है वो जीएसटी पे कर रही है, यानी 27% केंद्र सरकार। दूसरा उदाहरण सुनो आप। जी पूरे हिंदुस्तान से सबसे महंगा डीजल पेट्रोल राजस्थान में है। आप केंद्र का नाम क्यों लेते हो? पंजाब में देखो 13 रुपए कम है, हरियाणा में देखो 8 रुपए कम है अपने से। जी जी जब केंद्र सरकार 27 रुपए ले रही है तो आप 45 रुपए किस चीज के ले रहे हो? ये बताओ। ये 15-17 रुपए कम कर दो, आप अपना आप कम हो जाएगा। जी जी खुद तो जनता को रगड़ रहे हैं और कहते साहब केंद्र सरकार मार रही, काम आ रही है? बताओ, आप इसका जवाब दो। आप टैक्स, कोई मेरा साथी सुन रहा है, कोई भाई सुन रहा है, डिबेट करने से बता दो। आप आंकड़े निकाल लो, इसके नेट पे आंकड़े हैं। डीजल पे टैक्स क्या है राजस्थान का, बता दो आप मेरे को। जी 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 यानी बाकर साहब का बड़ा स्टिक जवाब है। जो साथी जिसने भी कमेंट किया वो मेरी बात सुन भी रहे हैं कि एकमात्र ऐसा राज्य राजस्थान है, यानी कि मैं किसी पार्टी की पक्षधर नहीं हूं, लेकिन इनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार में 47% एक्साइज ड्यूटी है और केंद्र सरकार की 27। नहीं, जी कुल कुल जो कीमत है 111 में से 30 रुपए तो मूल है, मूल है। मूल उसकी पेट्रोल की कीमत है, जी जी ठीक है? 27 रुपए केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी है, जी जी 45 रुपए आपके राजस्थान गवर्नमेंट के हैं, जी और 8.5 रुपए डीलर का कमीशन है। डीलर का ये है। जी जी बिल्कुल।
तो ये बातचीत हमारी चलती रहेगी। आंकड़ा लगभग बढ़ता जा रहा है, 80-90 लोग मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बाकर साहब से जो भी कोई बातचीत करना चाहता है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। लेकिन बहरहाल एक क्वेश्चन मेरा और भी है बाकर जी। वास्तव में सिलेंडर की बड़ी पीड़ा रही है लोगों की। कुछ एक यूजर्स कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सिलेंडर के रेट इतने क्यों हो गया अचानक। ये भी बड़ा एक गंभीर विषय है आम लोगों के लिए। आप ये सही है कि सिलेंडर के रेट हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, बढ़ते हैं कभी घटते हैं, 20 रुपए 30 रुपए बढ़ते घटते हैं। आप देखो रशिया के साथ प्रधानमंत्री ने बड़ी समझदारी से एक पैक्ट किया, अमेरिका ने दबाव डाला कि आप गैस और डीजल पेट्रोल आप रशिया से नहीं लोगे, लेकिन भारत ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि हम हमारे देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए रशिया से ये चीजें हम लेंगे। अगर अब समझौता रशिया से नहीं होता, अब तो डीजल सस्ता हो रहा है कुछ दिनों में, तो सीट खाली नहीं कर रही है, गवर्नमेंट नए को फिर मौका दे रही है। और जो नौकरी करी है वो अपना 13 लाख रुपए लेके कुछ अपने बचे हुए पैसे से अपना जीवन यापन कर सकता है, और उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि इसने देश सेवा की है। तो उसमें मास्टर में, पटवारी में, रेवेन्यू में, अन्य जगह उसको प्रायोरिटी के आधार पर फिर नौकरी मिलेगी। तो इसलिए उनको कोई घाटे का सौदा नहीं है, ये युवाओं के फायदे की चीज है। सब ये लोग भड़का रहे हैं। पहले इन्होंने कहा साहब एज फैक्टर है, तो एज फैक्टर छूट दे दी थी, छोटी मोटी कमियां थी वो दूर होगी, और अब देखो बहुत बहुत भर्तियां हो रही है, लड़कियों की भर्ती भी आने वाली है। तो ये तो सब राजनीतिक बातें हैं। राहुल गांधी को पता तो है नहीं, कोई ये देते स्टेटमेंट, कभी कहते हैं मोदी चोर है, कभी कहते हैं कुछ ही है, कभी कहते हैं चौकीदार चोर है, जो मुकदमा होता है सुप्रीम कोर्ट माफी मांग लेता है। ये तो भोला आदमी है बेचारे, इससे क्या झगड़ा करना है इससे। तो देखिए लाइव जितने भी साथी जुड़े, सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकर साहब 8 बजे लाइव जुड़े थे, 22-23 मिनट हो गया इस लाइव को, और काफी लंबा चला। उम्मीद करेंगे कि फ्यूचर के अंदर जो अन्य मुद्दे, स्थानीय जो मुद्दे हैं, उनको लेकर के हम बाकर साहब बात करते भी रहेंगे। मेरे मुद्दा और रह गया, जी जी, आक्रोश भी है नौर वादरा, खासकर राव सर का। हमारे 250 करोड़ रुपए मूंग के 2021 के अटके पड़े हैं। जी जी, ठीक है, हमने सबने मिलके कलेक्टर में प्रयास किया था, यहाँ के जनप्रतिनिधि कुछ है उन्होंने प्रयास किया था, 250 करोड़ रुपए लगभग बनता था, जिसमें स्टेट का और सेंटर का शेयर बनता है। अब स्टेट ने क्या बदमाशी की कि इसमें पहले कलेक्टर होता है अथॉरिटी, कलेक्टर को फैसला करता है तो उसकी अपील होती है आपके स्टेट में। तो यहाँ बीमा कंपनी को ऑर्डर कर दिया कलेक्टर ने, कभी आप ये इसका भुगतान करिए। वो गए वहां अपील में, कैसा भी इन्होंने क्रॉप कटिंग के आधार पर ये हमारे बीमा राशि तय कर दी, वो गलत है, आप सेटेलाइट से करिए। राजस्थान गवर्नमेंट ने किसानों के खिलाफ कठोर फैसला लेते हुए ये कहा कि ये जो क्रॉप कटिंग है ये निर्णय गलत है, क्योंकि 125 करोड़ रुपए राजस्थान गवर्नमेंट को देने पड़ते, तो बचाने के लिए ये काश्तकारों पे कुठाराघात कर दिया, उनके बिल्कुल हितों के विपरीत फैसला किया है। अब फसल कट चुकी, सैटेलाइट फसल खड़ी होती तो ऊपर से उसकी फड़ी थोड़ी आप गणना कर सकते हो। तो क्रॉप कटिंग का फार्मूला सही था। अब हमने पार्लियामेंट में हमारे एमपी प्रश्न उठाया तो ये डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, डॉक्यूमेंट ये क्लियर कट। देखो आप, इसमें दोनों एमएलए नौर बादरा के जो एमएलए हैं वो सरकार में प्रतिनिधि है, वो अब नहीं बोल रहे हैं, अब नहीं बोल रहे हैं। और जब बीमा स्वीकृत हो जाएगा ना तो नेट पे वो लेके लिस्ट कह देंगे हमने कर दिया, हमने कर दिया। आप कराओ ना भाई, ये कराओ ना। जब आपको पता है कि राजस्थान गवर्नमेंट है वो काश्तकारों के खिलाफ फैसला कर रही है, आप बोले तक नहीं, और जनता में झूठी भाई लेते हो, धरने में बैठ जाते हो, नाटकबाजी करते हो। आप भला चाहते हो तो आप कराओ ना, ये हम आपको और धन्यवाद देंगे, कराओ लोगों को भला। जी जी जी, तो शुक्रिया आपका लाइव जुड़ने के लिए बाकर साहब, धन्यवाद। और अन्य मुद्दों पर भी हम लोग बातचीत करते रहेंगे। ये तो जन आक्रोश यात्रा को लेकर के हमने थोड़ा समय निकाला, बाकर जी ने टाइम दिया, तमाम जो यूजर्स जुड़े कमेंट्स के माध्यम से, जिन्होंने अपने प्रश्न रखे, हो सकता है हम लोग लाइव डिबेट करेंगे, बाकर साहब तैयार रहेंगे। और लाइव डिबेट में हम जल्द ही जिसमें कांग्रेस का भी एक जनप्रतिनिधि होगा, माकपा का भी एक जनप्रतिनिधि होगा, और बीजेपी की तरफ से भी एक अच्छा वक्ता होगा जिसमें बाकर साहब मौजूद रहेंगे। तो वहां मजा आएगा, तब आप लोग लाइव जुड़ करके कमेंट्स करेंगे और उन लोगों की जी जी मुद्दों के साथ बात करेंगे। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।